बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो खैर रमज़ान। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की रमज़ान के हवाले से जो खास तौर पे हमारी काविशें हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, इस हवाले से अपना फीडबैक भी दे रहे हैं और रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। वेल 16th ऑफ रमज़ान और एक्सप्रेसो के साथ मैं हूं इमरान हसन। 18th of April. 18th of April. या दिस इज अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। की 5 तारीख। वाह वाह वाह, कुछ पंजाबी महीना भी बताया। हाँ, वो गंदम कटने का सीजन होता है ना ये। चलो अब हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया, बाकी आप खुद सर्च कर लें कि आज क्या क्या कौन कौन सा दिन है। जनाब उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का दूसरा अशरा आपका अच्छा गुजरा होगा। इट्स वन ऑफ दोज डेज है, मुझे लगता है कि थोड़ी सुस्ती, जैसे जैसे रमज़ान आगे जा रहा है कुछ एनर्जी लेवल मेरा डाउन हो रहा है। इमरान का पता नहीं अप है या नहीं, लेकिन मेरी एनर्जीज थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही है। 2-3 चीज़ें हैं जो मिड ऑफ रमज़ान के बाद शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि हम उनका तज़किरा करें, आज जो हमारे अमजद साबरी भाई हैं उनका यौम वफ़ात है और हम उनको भी याद करेंगे, जो कि वो बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान की। कवाली की हम अगर बात करें, कवाली करने वाले लोगों की बात करें या उस एक पूरी तारीख़ की बात करें जो कवाली के हवाले से उसको लेकर चल रहे थे, तो आज के दिन उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करें। इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। विद दैट आपने कहा ना, वो 15 रमज़ान के बाद 2 चीज़ें बड़ी कॉमन स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है 15 के बाद। उसके बाद वो सभी लोग जिन्होंने इफ्तारियां प्लान नहीं की होती करने के लिए वो 15 रमज़ान के बाद करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बड़े जैम पैक्स कैजुअल होते हैं, जैम पैक्स कैजुअल्स भी होते हैं। सेकेंडली जो आखिरी अशरा होता है मेरे ख्याल से, उसमें इबादत के हवाले से जो ताक रातों का सिलसिला होता है, उसके साथ साथ जो अफ्तारियां जो बूम पकड़ना शुरू हो जाती है, रिश्तेदार दोस्त अहबाब में वो सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी है कि आपने नहीं करवाई तो करवाएं। मैंने करा दिया, दावत दें। मैंने करा दिया, व्यूअर्स को नहीं दिया आपने आज और से लिसनर। खैर, इस उम्मीद के साथ ही आप ठीक हैं, अल्लाह सब पे रहमत रखे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सियासत की बात ही हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि सबसे आम मौजूद सियासत, स्टोरी ऑफ आवर लाइफ बेसिकली। सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बहरान आपको मालूम है जन्म ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सियासी बहरान कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है। पंजाब के अंदर भी ऐसा लगा था सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन गवर्नर जो मौजूदा है उमर सरफराज चीमा नो वारिद गवर्नर हैं। पहले नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब से उन्होंने हलफ लेने से इनकार किया, फिर ओहदे से हटाए जाने से मुतालिक जो वज़ीर आज़म का हुक्म है वो भी तस्लीम करने से इनकार किया। आज उन्होंने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की मंजूरी पर भी एतराज़ उठा दिया और एडवोकेट जनरल को एक ख़त लिखा कि उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा है वो वज़ीर आज़म के नाम था और वो वाकई वज़ीर आज़म के नाम था, गवर्नर पंजाब के नाम था। इसके बावजूद मंजूर कर लिया गया। तो अब शायद वो चाहते हैं कि वो दोबारा से बगैर किसी कानूनी अमल के PTI वापस आ जाए पंजाब में, ऐसा लगता है। की मंजूरी पर कानूनी राय दी जाए, इस हवाले से सजेशन ली है। और हुकूमत के खिलाफ जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राबता मुहिम है वो तो आप सबको पता है कि जारी है। कामयाब जलसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इमरान खान की मकबूलियत में हमने देखा कि तमाम तर प्रोसेस में इजाफा तो हुआ है और अब अमरीकी साजिश का जो बयानिया है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट या डाइजेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं। और हैरान कुन बात यह है कि सख्त तरीन सियासी हरीफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने इमरान खान के वो हम आवाज बन गए। उन्होंने भी फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया और कहा है कि मसलियत की भी हद होती है, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUIF का मौक़िफ़ नहीं है। फौरी इलेक्शन का मुतालबा जो है उनकी जानिब से भी जोर पकड़ा है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने पेशावर मोटरवे इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक एक मेट्रो बस है उसका इफ्तिताह कर दिया है और ये मनसूबा 4 साल से ताख़ीर का शिकार था। लेकिन एक हफ्ते बाद ये मनसूबे की तो हमने बात की, लेकिन जब चूंकि उनको ओहदा संभाले हुए 1 हफ्ता गुजर गया है तो नई काबीना की जो तश्कील है उसमें भी बड़े ये कहना बनता है कि शहबाज साहब ने बस बना दी, काबीना बन रही है उनसे अभी तक। That's an important question। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, हमारे भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं शहर इक़्तिदार की इस वक्त हवाएं किस सम चल रही हैं। आमिर इलियास राना साहब बहुत शुक्रिया। वैसे तो रमज़ान है और कुछ गर्मी की भी शिद्दत है, लेकिन उसके साथ साथ चाहे पंजाब हो या विफाक, ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर ये कम होकर नहीं दे रहा है और ऐसा लगता है किसी तूफान का पेशखेमा है जो अभी तक हो रहा है। आपका क्या तबसरा है सूरत हाल पे? बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने स्टार्ट में की, तो आप दोनों को अफ्तार की दावत कम से कम मैं तो दे देता हूँ। तो हम आपको अफ्तार आखिरी अशरे में ज़रूर कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, सियासत को इसी नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि ये है ही काम इसी तरह के कि यहाँ पे शुगल मेला लगा रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी देखें ना, पीपल्स पार्टी को रसभरी वजारतें चाहिए हैं, वो मिल गई हैं, उनका वो कोटा तय हो गया है। फजलुर रहमान साहब के लिए उन्होंने मजहबी अमूर भी रख दिया है, डिप्टी स्पीकरशिप भी उनकी
पार्टी को मिल रही है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्रीज़ और वो कम्युनिकेशन वो सारी पीपल्स पार्टी के लिए चली गई। ज़ाहिर है जितना जितना हिस्सा बकदर जुस्सा के आपकी वहाँ पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कितनी है। तो निटी ग्रिटी है वो जो आइनी पोजीशंस खाली होनी है, क्योंकि अभी जैसे गवर्नर का रिज़ाइन प्रेसिडेंट साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 15 दिन तो वो रख सकते हैं उस बात को। और कितने दिन, मतलब बात ये है कि एक तरफ आप सब कुछ असम्बलियों से छोड़ के निकल गए और जो आसार छोड़े हैं वो कहते हैं नहीं हम कदीमा नहीं हैं, हम ताज़ा भी हैं और हम खड़े भी हैं, चाहे वो गवर्नर पंजाब की सूरत में हो या सदर पाकिस्तान की सूरत में। यानी दोनों अपनी आइनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार नहीं। ओथ उन्होंने वज़ीर आज़म का नहीं लिया और मैसेज ये दिया कि जी मैं गवर्नर का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, अगर वो आपकी आइनी पोजीशन थी कि आपको ओथ ले लेना चाहिए था तो ये भी आपकी पोजीशन, आप 15 दिन रोक सकते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रेफरेंस ज़ेर बहस है, वहाँ पे भी एक ये रेफरेंस ज़ेर बहस है और एक सदर पाकिस्तान और रेफरेंस भेज चुके, जिसे इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहीं तो अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए ना, कि मुझे अगर ये मुमलिकत ये मनसब देती है कि मुझे मावरा पार्टी होके अपने मनसब के ऊपर फ़राइज़ सरंजाम देने, तो आप तो पार्टी के वर्कर के तौर पर सरंजाम दे रहे हैं। एक तरफ आप जब रेफरेंस आता है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे गलत गाइड किया गया और किसने फौरन सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेज दिया, तो कहीं आपका भी माइंड अप्लाई होना चाहिए था। इम्पीचमेंट के लिए आपने अपना ग्राउंड तैयार किया है कि जो चीज़ें आपसे कही गई हैं, जैसे अब आप कह रहे हैं ना 15 दिन, तो कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि आप गवर्नर का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको रेफरेंस पे भी माइंड अप्लाई करना चाहिए था कि आप हुकूमत पाकिस्तान को कहते कि ज़रा सोच लें, ये देख लें, लेकिन आपने तो उस वक्त बुला के इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे कि रेफरेंस बड़ा ज़रूरी है ये वोटिंग के ऊपर, आप पार्टी बने उसके अंदर। हमें ये देखना चाहिए। अब जैसे आज गवर्नर पंजाब ने एक इशू उठाया कि जी ये रिज़ाइन ही ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसी अपने टेलीविज़न पे जब हम बहस कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये किसी दिन इशू उठाएंगे, क्योंकि ये एक नुक्ता है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन वज़ीर आज़म को मिला, वज़ीर आज़म ने वो गवर्नर पंजाब को भेजा, गवर्नर पंजाब ने एक्सेप्ट किया, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उसके ऊपर एतराज़ नहीं आया, वो सारा काम वैलिड हो गया। और जिसने रिज़ाइन दिया वो कह रहा है मैंने दिया, जिसने रिज़ाइन एक्सेप्ट किया आपने उसे सैक किया। और जब सैक हुए गवर्नर चौधरी सरवर, तो उन्होंने वजूहात बताई कि प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ कह रहे थे, लिहाजा मैं कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं कर सकता था जो प्राइम मिनिस्टर मुझसे तवक्को रखते थे, लिहाजा मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर एक ये आ गए। देखिए ना, कहीं से कोई चीज़ क्लियर नहीं है। एक सवाल जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रेफरेंस की सूरत में सदर पाकिस्तान ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भेजा हुआ है, बड़ी इखलाकी और आला मेयार की चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के MPAs को पहले दिन से गोद में लेके कौन बैठा हुआ था? उस्मान बुज़दार, इमरान खान हर रोज़ मिलते थे। हर दफ़ा जब PMLN बात करती थी वो कहते थे देखो तुम्हारे पास तो बंदे नहीं है, हमारे पास है। तो इखलाकी पोजीशन किसी की नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी PMLN बहुत इखलाकी मेयार पे नहीं है, पीपल्स पार्टी फलां है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब अपनी सियासत के लिए यूज करते हैं कि हमें ये फायदा इस वक्त है और ये फायदा में। ठीक हो गया। दूसरी जानिब ये जो मामला हुकूमत साजी का है आमिर साहब, ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान है। जिस इत्तेहाद के साथ ये हुकूमत आई थी उसमें ये डाउट था आप जैसे बहुत सारे सीनियर तज्जियाकारों का कि ये बड़ा चैलेंजिंग होगा सबको साथ लेकर चलना, और हमने ये काबीना की तश्कील में मामला देखा है कि जहाँ पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट है वहाँ पर मौलाना फजल रहमान भी अब जो इमरान खान वाला एक स्टैंड है वो अपनाए हुए हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। अभी जो काबीना की तश्कील से लेकर जल्दी जो इलेक्शन के मुतालबात है, इसके हवाले से क्या कमेंट होगा आपका? देखें, ये जो इत्तेहाद था ना पोजीशन का, ये तय करके आया था कि हमें 4 से 6 महीने मैक्सिमम हुकूमत करनी है। हमें जो इंतखाबी इस्लाहात, इत्तेसाबी कवानीन के हवाले से इस्लाहात करनी है हम वो करेंगे। और उसके अंदर एक नया नुक्ता जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब गया तो वो ये था कि हमें हल्का बंदियों के लिए 4 महीने चाहिए। तो टोटल 7 महीने बनते हैं कि अगर 4 महीने के बाद शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ दें तो इलेक्शन 7 महीने टोटल बन जाएंगे कि फिर 3 महीने बाद होंगे। क्योंकि ये एक नया नुक्ता है जिस पे आज इमरान खान साहब ने कहा है हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। बिल्कुल भेजें। आपने उस वक्त भी कहा था कि ये रिज़ाइन कर जाएं, आप तड़ियाँ लगाते रहे, वो नहीं माने, तो आप रेफरेंस ज़रूर भेजें, ये आपका आइनी कानूनी इखलाकी हक है। लेकिन वो बताएंगे ना कि हमने 16 खतूत लिखे थे आपको और आपने हल्का बंदियों के लिए हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, वो जवाब देंगे ना अपना। अगर उनका करैक्टर ठीक नहीं, उन्होंने आईनी पोजीशन नहीं इख्तियार की तो उनके ऊपर इल्जाम आएगा। लेकिन अगर जब वो कहते हैं हमने 16 खत लिखे तो ये सुप्रीम कोर्ट को बता भी चुका है इलेक्शन, ये तो मीटिंग्स नहीं करते थे जी।
बता चुका है। मैं यही कह रहा हूं कि आप जब हम देखते हैं कि आप सवाल किस तरह उठाते हैं, किस हैसियत से उठाते हैं। अब आ जाए आप पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी, जाहिर है कि एक ये मुख कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा कहीं से जोड़ा जो गया ना मुहावरा, वो तो है ये, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं और उतने ही मुतालबात हैं। बहरहाल कल रात की हमारे पास इतलात हैं कि इनके कोटे तो तय हो गए हैं कि कौन सी वजारत किसके पास साहब, इतनी पार्टियां हैं कि पार्टी शुरू ही नहीं हो पाई। इतनी पार्टी हैं वो अभी तक जो है ना वो प्री पार्टी, वो जो असल बात सही है, ये वो जो पार्टी हो रही है ना फिलहाल मेट्रो पे हो रही है और वो रावल ब्रिज पे हो रही है। अच्छा, ये आपने वैसे लिंक कर ही दिया और कैबिनेट बड़ी जरूरी है, कैबिनेट की तरफ आएंगे। मेरा सवाल भी यही था कि ये जो इतना डिले है ये बड़े सीरियस सवालात उठा रहा है। पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ की जहन में था, अब साफी तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि वजीर आजम अपनी काबीना से होते हैं, उनको सबसे पहले काबीना तश्कील देनी चाहिए, बाकी पुल सड़कें तो इधर ही हैं, वो कर सकते हैं और शायद ये उनके मनसब जितना काम है भी नहीं जो वो कर रहे हैं। तो इस डिले को लेकर आप क्या समझते हैं, ये कितना अलामिक है? इसको मैं दूसरी तरह से आपको बयान करता हूँ। कुछ लोगों का हमेशा से ये ख्याल होता है कि जैसे लाहौर में मेट्रो बनी, वो जी स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, तो पेशावर में भी मेट्रो बना दी। ये देखने के जावी होते हैं, लेकिन कैबिनेट सबसे अहम जरूरी तकाजा है। और वो इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ को एंजॉयमेंट कर रहे हैं कि जी पीएम बन गया हूं तो मैं अकेला फिरूं, नहीं, वो कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गवर्नर की एडवाइस है ये सारी प्राइम मिनिस्टर की प्रोरोगेटिव है, वो कर सकते हैं। लेकिन जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होगा ना, फेडरल गवर्नमेंट, वो ऑर्डर सारे कैबिनेट से होने हैं। इनके अपने काम जो बहुत ज्यादा जरूरी इनके जहन में था, आपको कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस करना है, चाहे वो आप ऑर्डिनेंस की सूरत में करें, वो कैबिनेट से अप्रूव कराना है। सारे काम रुके हुए हैं। ये भी यही शदीद ख्वाहिश रखते हैं, वरना कैबिनेट बनाने में तो पीएमएलएन और एक दो इत्तेहादी पार्टियों के छोटे उनके लेके वजीर की ये कैबिनेट बना सकते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है। और आज अभी तक ये तवक्को बरकरार है कि आज किसी वक्त ओथ होना चाहिए, क्योंकि तैयारी पूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनिस्ट्रीज, पोर्टफोलियोज, वो हो चुके हुए हैं। तो अब ये है कि कब होना है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम वाकई दे रही है, जैसी खबरें आ रही हैं कि वो वजारतें जो कि अवामी दिलचस्पी की हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, जिनके ऊपर कल एक सियासतदान को या पार्टी को सवाल किया जा सकता है, जैसे कि खजाना है, जैसे कि पानी बिजली है, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी चुरा रही है ऐसी वजारतें लेने से और वो पीएमएलएन के गले में डाले जा रही हैं ताकि कल सवाल हो तो उनसे हो, चुके इलेक्शन अभी हो या चंद महीने बाद हो, बहरहाल होने तो है। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ा पार्टनर होने के हैसियत से चाहे पीपल्स पार्टी के पास कितनी वजारतें चली जाएं, सवाल सिर्फ शहबाज शरीफ से होना है, पीएमएलएन से होना है, ये बाकी इत्तेहादी कहलाएंगे। मेन पार्टनर जैसे इमरान खान से हो रहा है ना, जो आज वो कह रहे हैं मैं तो इत्तेहादी नहीं लूंगा, वो पहले भी यही कहते थे मैं कभी इत्तेहादियों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इनको साथ नहीं लूंगा, मैं उनको नहीं लूंगा, तो उन्होंने लिए। सवाल हर सूरत में पीएमएलएन से होना है और ये बात वो समझते हैं। इसीलिए एनर्जी, पेट्रोलियम, फाइनेंस पीएमएलएन के पास है कि ये सारी चीज़ें जो पब्लिक में जिसका जवाब जाना है उन्होंने लिए हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, वो पीपल्स पार्टी के पास चली गई हैं, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, वो पीपल्स पार्टी के पास है, उन्होंने बांटी हैं। जब पोर्टफोलियो तय हो गया ना तो निटी ग्रिटी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ सीटों की डिमांड कर रही है कि आपको फलां फलां हल्कों में आपने पीएमएलएन ने टिकट नहीं देने, लेकिन वो पब्लिक में तो नहीं आ रही ना चीज़, वो अंदर जेर बहस हो रही है, जिसकी वजह से छोटी मोटी ब्रेक लगती है कि नहीं जी ये पहले तय कर लें, वो गवर्नर का तय कर लें। अच्छा, अगर सदर को हम इम्पीच कर लेंगे तो अगर हमारे वोट पूरे हो जाते हैं, अगर पीटीआई के लोग, ये मैं आपको बता दूं, जो बच गए हैं और बाकी लोग 20-25 और आगे जिन्होंने रिजाइन किए हुए और वो कहते हैं हमने नहीं किए, तो सदर की इम्पीचमेंट एकदम आ जाएगी। अदरवाइज वो भी नहीं आएगी, क्योंकि फिर 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में चाहिए है, मुश्तरका तौर पे मुश्तरका इजलास में बुला के, तो वो वोट तब पूरा होगा जब मजीद लोग आ जाएंगे। ये सारी निटी ग्रिटी हैं जो इस वक्त सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो मेन टॉप लीडर्स हैं, वो ज़ेरे गुफ्तगू ला रहे हैं, बहस में ला रहे हैं। जरदारी साहब भी लोगों के साथ राब्ते में है, पीएमएलएन भी है कि लोग आएँ और जैसे उसका अयाज सादिक ने उस दिन कि जी आप मौका दें लोगों को, ऐवान में बुला के पूछें कि आपने रिजाइन किया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसकी वजह से छोटी मोटी देर हो रही है जो कर देना चाहिए। चलिए आमिर साहब, अवामी राब्ता मुहिम की जानिब आ जाते हैं। आप जल्द से हो रहे हैं, अब अगली बारी लाहौर की है, कराची का पावर शो हमने देखा, उससे पहले पेशावर में भी अच्छा क्राउड पुल किया। क्राउड पुलर तो है, हम हमेशा कहते हैं इमरान खान साहब, इम्पैक्ट क्या आएगा आगे जाके? ये जो अवामी राब्ता मुहिम है इमरान खान साहब की, किस हद तक ये हुकूमत को टफ टाइम देगी? आपको लगता है देगी भी या नहीं? नहीं, बिल्कुल टफ टाइम दे भी रही है और देगी भी सही। और लाहौर में एक अच्छा पावरफुल शो होगा इमरान खान का, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान लोगों की आवाज़ हैं, हमने ये कभी नहीं कहा कि वो नहीं है, लेकिन उनका जो बयानिया था काम करने का, जो वादे करके आए थे वो नहीं करके आए। वो तो हुकूमत उनको याद कराएगी जो अब आ गई भी है। उन्होंने पॉपुलर स्टांस बनाया है एक अमेरिका के ऊपर। देखना ये होगा, उनका ख्याल ये है कि मैं इतना प्रेशर बनाऊं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए।
क्या वो बना सकेंगे? कितने दिन इस मोमेंटम को, फिलहाल ये मोमेंटम उनके अपने वोटर्स के लिए बिल्कुल बरकरार है। उनका जो वर्कर था और जो वोटर था वो खामोश था उनकी कारकर्दगी ना होने पे, बैड गवर्नेंस की बुनियाद पे। लेकिन जब उन्होंने ये एक स्टांस लिया जिसे वो पब्लिक में अच्छी तरह खेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिका के नाम पे यहाँ पे हमेशा और मजहब के नाम पे गेम चलती है जो उन्होंने चला ली है। ये कितनी देर ये रहेगी और इत्तेहादी गवर्नमेंट जो बनी है वो कैबिनेट कब लाएगी, कब फैसले करेगी? लाहौर के बाद क्या वो सिविल वार की तरफ ले जाना चाहेंगे लोगों को? क्या लॉन्ग मार्च जो वो सोच रहे हैं कुछ शहरों को बंद करने की जो उनकी स्ट्रेटेजी है कितनी कामयाब होगी, वो हमें साथ साथ देखना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारा इस सेगमेंट के लिए इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके तबसरे के लिए। हमारे साथ आमिर इलियास सुराना साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया पेश कर रहे थे। इस पर हम मजीद भी जो डेवलपमेंट्स होती हैं आपको आगाह करते रहेंगे। ये टेक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब आपको अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं, जो कि आप उफैरा फैज़ के साथ देखते हैं, और नवादरात जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम के हैं उनको दिखाने का सिलसिला जारी है। और आज याकूत मुस्तासमी के बारे में हमने जानना है कि ये क्या है और कितना पुराना है, कितना कदीम है, और दिखाएंगे भी आपको। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़कीर खाना म्यूज़ियम में इस्लामी नवादरात की ज़ियारत का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? ओ बड़ा हेक्टिक माशाल्लाह, इस बार तो रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त आया है। इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े ख़त्तात याकूत मुस्तासमी के बारे में हमें बताएं। याकूत मुस्तासमी तकरीबन सारे ख़त लिखते थे। अच्छा। बहुत ही पाकीज़ा ख़त थे। याकूत का असल नाम था अब्दुल माजिद जमालुद्दीन, ग्रीक नस्ल से थे और बचपन में इनको मुस्तासिम बिल्ला ने इनको खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। अच्छा, इस वजह से इनके नाम के आगे मुस्तासमी है जी। तो इन्होंने खताती कब शुरू की थी? इन्होंने अवाइल शुरू से ही खताती शुरू की और वो खताती का इनको इतना जुनून हुआ कि इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की अब्दुल मोमिन के यहाँ। टर्क अम्पायर ने इनके ऊपर जो बुक्स लिखी और खताती की जो कहानियाँ लिखी, उसमें याकूत मुस्तासमी का नाम ख़ास तौर पे इम्तियाजी तौर पे लिया जाता है। फ़कीर साहब, याकूत मुस्तासमी का कोई वाक़या अगर आप हमें सुना सकें। एक दिन याकूत मुस्तासमी ख़त की लिख रहे थे अपना, तो मोहतसिम बिल्ला ने इनको आवाज़ दी, याकूत याकूत। उन्होंने जवाब ना दिया तो उसको गुस्सा चढ़ा, तो एक पत्थर की दुआत थी तो उसके सर पे दे मारी और उसका खून बहना शुरू हो गया। तो याकूत मुस्तासमी ने सर छटका और खून में ही अपनी कलम को डुबोया और अपना खत पूरा किया। इतने महव हो जाते थे वो कुरान पाक लिखते हुए। डेडिकेशन उनमें थी कि उनको खत के अलावा कोई परवाह नहीं थी। याकूत मुस्तासमी के बारे में इन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा कुरान लिखे। माशाल्लाह, 1000 से ज्यादा कुरान लिखे, और जिनमें एक से बढ़ के एक, मगर चंद कुरान जो से हैं जिनकी हम निशानदेही कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं वो फ़कीर साहब? एक तो इस्तांबुल में म्यूजियम है जिसको हम टॉप कॉपी कहते हैं, एक नुस्खा उसमें महफूज है। अच्छा। एक नुस्खा उनका महफूज है। ऑटोमन एम्पायर के बादशाह गुजरे थे सलीम बादशाह, तो उनके मज़ार में एक नुस्खा महफूज है, और एक कुरान पाक हमारे पास भी महफूज है। अरे माशाल्लाह, जिसकी आज हम ज़ियारत करेंगे और अपने नाज़रीन को भी करवाएंगे इंशाल्लाह। पर इनके बारे में एक कहानी बड़ी मशहूर है कि जिस वक्त हलाकू खान ने बगदाद पे अटैक किया और बगदाद को इसने जला के राख कर दिया, और वहाँ से और ये भी कहा गया कि जो दजला की नहर थी, जब उसमें लाइब्रेरियों को जला के उसमें खाक डाली तो दजला काली हो गई। तो ये उस ज़माने में बगदाद छोड़ के दूर दराज जा एक मस्जिद में जाके आबाद हो गए। तो अपने साथ बहुत सारी कलम और दुआत ले गए और अपने ख़त की मशक करते रहे, अपने जुनून साथ रखा। तो इन्होंने अपने ख़त की मशक की, तो इनका एक शागिर्द छुपता छुपाता इनको ढूंढता हुआ उस मस्जिद में आ जाता है, और जब ये उस मस्जिद में आता है तो कहता है कि मैं याकूत मुस्तासमी उस्ताद मोहतरम को देखता हूँ कि उन्होंने अपनी पगड़ी को खोल के मीनार से बांधा हुआ है और एक जली ख़त में मशक कर रहे हैं। तो पूछा, या हज़रत आपको पता है कि बगदाद में आग लग गई है, दजला का पानी सारा काला स्याह हो गया है किताबों की राख से, और आप मस्जिद में बैठे हैं। उन्होंने जवाब बड़ा कमाल दिया कि बगदाद रहे ना रहे,
दजरा का पानी भी खुश्क हो जाए, मगर याकूत मुस्तासमी का ख़त क़यामत तक रहेगा। माशाअल्लाह। तो याकूत मुस्तासमी एक बाकमाल और हमारे फ़न ख़ताती के एक बहुत ही बड़ा नाहती मोतबर नाम है। तो आए मैं फिर आपको कुरान पाक की, उनके कुरान पाक की ज़ियारत करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत। फ़कीर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि पहले कुरान पाक देखे और जो ये कुरान पाक है, इनके ख़त में फ़र्क है। मुझे ये बताएं कि इसका ख़त कौन सा है? कभी जब मसाजिद में जाती हैं और देखती हैं कि जो मस्जिदों में ख़ताती हुई होती है, लंबा लंबा सा लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लफ्ज़ों को खींच के लिखा जाता है, बड़ा बड़ा, उसको कहते हैं सुल्स। तो याकूत मुस्तासमी सुल्स बड़ी पाकीज़ा लिखते थे। ये पहली और आखिरी सतह सोने से लिखी हुई है। अच्छा, और इसको गौर से देखेंगे तो इसकी जब लिखाई सोने की है तो उसके बाद बारीक कलम से इसका हाशिया भी बनाया हुआ है। बिल्कुल फ़कीर साहब, मुझे बाकायदा नज़र आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बारीक है। ये कुरान पाक कितना कदीम है? 1268 में तो इनकी डेथ हुई है और ये उससे पहले का कुरान पाक है। फ़कीर साहब, इतने कदीम कुरान पाक यहाँ फ़कीर खाना म्यूज़ियम में आप लोगों के पास मौजूद हैं, इसकी हिफाजत को किस तरह से यकीनी बनाते हैं? इश्क से, मोहब्बत से, क्या डेडिकेशन से। फ़कीर साहब, यहाँ पर बहुत कदीम इस्लामी नवादरात मौजूद हैं, क्या किसी ने कभी आपसे कहा नहीं कि ये हमें दे दें? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क की क्यूरेटर थी, वो तशरीफ रही, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आती थी। उन्होंने कहा ये कुरान पाक तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में होना चाहिए। फिर एक दफ़ा ब्रिटिश म्यूजियम की क्यूरेटर आई सूजन स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा ऐसी चीज़ तो हमारे म्यूजियम में होनी चाहिए। फिर एक दफ़ा ऑटोमन एम्पायर के ये तोप कॉपी म्यूजियम के डायरेक्टर्स आए, जब उन्होंने इस कुरान पाक को देखा तो कहते हैं सुभान अल्लाह, ये चीज़ तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो कहने का मकसद है ये जो ऐसे हमारे ख़जाने हैं, ये हमारी कौम की इमानत है, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमने इनको यहाँ पे महफूज किया हुआ है। हम इनको शेयर करते हैं, इनसे इंस्पिरेशन दिलवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ख़जानों से कम नहीं। बेशक बेशक। इसी खूबसूरत नोट के साथ थैंक यू सो मच फ़कीर साहब। आज एक नया तोहफ़ा था और मेरे चेहरे पे रौनक ले आया ये तोहफ़ा। और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। अब देखना ये है कि आने वाले सेगमेंट में फ़कीर खाना म्यूज़ियम कौन सा सरप्राइज़ हमें देता है, कौन सी ऐसी कदीम नवादरात हमारे सामने पेश करता है जिससे मैं और आप दोनों दंग रह जाएंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ आपकी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं और रमज़ान से रिलेटेड डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि उसको लिंक भी किया जाए। जिगर के बारे में हमने आज बात करनी है जी। आपका जो लिवर है, जिगर है, ये बड़ा अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का और दूसरा बड़ा और निज़ाम में ये कहना चाहिए कि अहम किरदार अदा करने वाला उज़्व है। इंसानी जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जिनको आमतौर पर उस वक्त तक हम संजीदा नहीं लेते जब तक खुदा न खास्ता किसी बड़े मसले का बाइस नहीं बन जाते या ज़्यादा इस हद तक ख़राब नहीं हो जाते कि वो उनके जो बेहतरी है वो मुमकिन नहीं रहती। जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे ग़िज़ा हो, दवा हो, हमारे जिगर से गुजरती है जी। इसका हमारे जिगर से ताल्लुक़ है और अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो सब कुछ ख़राब होने का ख़तरा है और सबसे नाजुक मामला ये, और इसी पे हमने आज बात भी और इस पे बात भी करेंगे। और दूसरे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी फंक्शन है वो इससे इम्पैक्ट आ सकता है उनका, और उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें किस तरह से इसकी जो सेहत है इसका ख्याल रखना है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो लिवर रिलेटेड हैं, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहिर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिर। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रमज़ान से रिलेटेड है। कुछ हम थोड़ा सा अगर जिगर की वर्किंग के हवाले से कि किस तरह से हमारे बॉडी फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके हवाले से आप एलेबरेट कर सकें, फिर हम इनके इशूज़ और इनके जो इलाज है उसकी जानिब पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू एलेबोरेट बिकॉज हमारे पास लोग तभी आते हैं जबकि खुदा ना खास्ता अल्ट्रासाउंड में या LFTs में लिवर जो है उसके फंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा डीअरेंज्ड होते हैं।
लिवर आपके खाने को और आपकी बॉडी में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करता है, उसको मेटाबोलाइज भी करता है, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और ये भी डिसाइड करता है कि खाने का कौन सा हिस्सा जो है वो अंदर रहेगा, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा किस तरह प्रोसेस होगा, कौन सा किस ऑर्गन में जाएगा। और आपका प्राइम डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है। वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू थ्रेट्स। हमारी बॉडी को इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बाहर से जितने टॉक्सिन्स इंजेस्ट करते हैं सबको आपके लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक हब है ये, आपकी प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होती हैं। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल और आपकी जो डिफरेंट मेटाबॉलाइट्स हैं वो सारे आपके पास लिवर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इवन कि आप इतने सारे जो इम्यून फैक्टर्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। जो आपके आरबीसीज हैं उनका भी सिंथेसिस स्टेप लिवर में होते हैं, उनके डिग्रेडेशन स्टेप्स भी लिवर में होते हैं। तो अगर आपका जो आरबीसी से मुराद रेड ब्लड सेल्स, अगर आपका डीअरेंज्ड होगा तो डेफिनेटली बॉडी का हर फंक्शन डीअरेंज होगा। एंड लिवर इज अ वेरी रोबस्ट ऑर्गन, मतलब इसमें एबिलिटी होती है अपने आप को रिपेयर करने की, और जबरदस्त किस्म की एबिलिटी होती है। इसलिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है, हेपेटोसाइट्स या मेम्ब्रेन यानी लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो आप उसको खाली फूड से, खाली फूड से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई हैव डन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक तो इश्यूज थोड़े से हमें ये बताइए कि मसाइल को आसान अल्फाज में जरा बताइएगा, क्योंकि जो मेडिकल टर्म्स हैं वो ना मुझे समझ आती हैं ना हमारे देखने वालों को। तो मैं चाहूंगा कि जरा आसान अल्फाज में हमें पता चले। एक तो मसाइल किस किस्म के होते हैं, उनकी निशानियां क्या होती हैं कि लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, सिम्टम्स क्या होते हैं? यस डॉक्टर साहब। लिवर की डिजीजेस तो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। जिस चीज पर मैं बात करना चाह रही हूँ ना, यहाँ हमें बात करनी चाहिए, दैट इज फैटी लिवर। अक्सर हमारे पास लोग कहते हैं कि मुझे फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 1 का हो गया, ग्रेड 2 यानी ग्रेड 3 यानी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी ज्यादा है या उससे ज्यादा है। अगर आपकी जो लिवर है उसकी मेम्ब्रेन की हद तक डैमेज है तो आपकी डिफरेंट यानी जो झिल्ली है उसकी हद तक डैमेज है तो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स ब्लड में रेज होंगे। अगर झिल्ली से ज्यादा डैमेज जो है वो सेल्स के अंदर आ गया है, सेल्स के अंदर वाले यानी जिन जुस से लिवर बना है, तो आपके डिफरेंट तरह के एंजाइम्स रेज होंगे। जिस तरह हमारे पास लिवर बॉडी के सारे बॉडी में आने वाले जहरीले मादों की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसी तरह हमारे पास खुराक भी है जो कि इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लिवर में यूजुअली फैट एकोमोडेट होना शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, लिवर के सेल्स को रिप्लेस करके चर्बी आना शुरू हो जाती है। और जब वो चर्बी, ये सबसे कॉमन लिवर इशू है जिस पर हम बात करें, जब वो चर्बी जो है वो लिवर के सेल से बाहर जाके ऑर्गन से उससे भी बाहर स्पिल आउट होना, बाहर गिरना शुरू हो जाती है, इस कंडीशन को आप फैटी लिवर कहते हैं। इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3, यानी जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा होगा। जो आपके पास ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है वो ज्यादा बुरा इससे होता है क्योंकि वो लिवर फिर अपनी चर्बी को स्पिल आउट करके दूसरे ऑर्गन्स के बाहर भी चर्बी जो है डिपॉजिट करना शुरू डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स क्या हैं कि नाउ वी आर गेटिंग अ फैटी लिवर या हमारा लिवर जो है फंक्शनिंग उसकी खराब हो रही है? पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। आपके पास लिवर खराब होने का, फैटीग, इरिटेबिलिटी, क्रॉनिक फैटीग आपके पास, आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर फीवर बहुत ज्यादा रहना शुरू हो गया, अगर आपका जो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट है यानी लिवर ने जो डिग्रेड करना था अंदर बाइल, अगर वो ठीक तरह से खारिज नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, रंग पीला होना शुरू हो जाएगा, जो जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी होती है, आंखें आपकी पीली होना शुरू हो जाएंगी। इन मेनी केसेस बॉडी पर इचिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम से भी एसोसिएटेड होता है। इन्फेक्शंस आप ज्यादा कैच करते हैं क्योंकि आप ये सिम्टम्स तो आपने बताया, ऑब्वियसली डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है और चूंकि आपने खुद भी कहा कि हम बहुत सारी चीजों को डाइट से क्योर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी डाइट हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए जो हमारे लिवर की जितनी तमाम तर डिजीजेस हैं उनसे प्रिवेंशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सके? खुराक में 2 चीजें होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए, कोलीन और मिथ्योनिन। आपके पास कोलीन अंडे की जर्दी में होता है, इसलिए अगर आपको फैटी लिवर है तो डोंट बाय दिस कॉन्सेप्ट कि मैंने अंडे की जर्दी छोड़ देनी है, नहीं, वो बल्कि ट्रीट करता है आपको। आपके पास जो ग्रास फेड डेयरी होती है, जो दूध दही होता है जो ग्रास फेड होता है, ग्रेन फेड नहीं, उसमें आपके पास कोलीन होता है। जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, गोभी, लेट्स, पालक, ब्रोकली, इन सब में आपके पास कोलीन होता है। और जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, आपके पास कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, एक जबरदस्त ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ग्लूकोसाइनोलेट्स, जो आपके लिवर को डैमेज को रिवर्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पास प्ले करते हैं। आपके पास जो ग्रीन टी होती है, इट इज लोडेड विद कैटोजेंस, आपके लिवर के डैमेज को प्रिवेंट करती है। जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, ये भी आपके लिवर के डैमेज को प्रिवेंट करता है। जो अखरोट है, अखरोट कमाल चीज है, अखरोट में आपके पास ग्लूटाथायोन मौजूद होते हैं।
ग्लूटाथायोन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी का। अगर आपको लिवर इशू है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दें कि हमने गोश्त नहीं खाना है। गोश्त में आपके पास मौजूद होता है मिथियोनिन, और मिथियोनिन जिस्म में जाके सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, जो कि लिवर के फंक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ग्लूटाथायोन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपके पास जो कड़वी सब्जियां, जो आपके पास करेला है, वो जबरदस्त किस्म का फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपके पास हेल्प करता है। जो लोग मशरूम्स के कॉन्सेप्ट से अवेलेबल हैं, मशरूम इज लोडेड विद ग्लूटाथायोन, चाहे आप व्हाइट मशरूम्स खाएं, चाहे आप ब्लैक मशरूम्स खाएं। इफ यू कैन अफोर्ड एन एवोकाडो, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते में एक एवोकाडो भी खाते हैं तो ये आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में कमाल रोल प्ले करता है। ग्रेप फ्रूट जूस का आप इस्तेमाल जरूर करें, नारिंजानिन होता है, फैटी लिवर को रिवर्स करता है। और कुछ नहीं तो नींबू पानी रोज पिएं। नींबू पानी आप को रिवर्स, या ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली हमारे पास विल्लत होती है, लेकिन आप इस कम टाइम में भी बहुत अच्छा समझा देती हैं हमारे देखने वालों को कि हम जिगर की गर्मी के हवाले से, इससे रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से, स्पेसिफिकली फैटी लिवर के हवाले से बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब ने बहुत एलेबोरेट किया कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपके लिवर की हेल्थ अच्छी है तो आपकी जो बाकी का बॉडी फंक्शंस है वो भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था, प्रोग्राम का अख्ताम भी हम उसी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने से करेंगे। अमजद फरीद साबरी साहब, जिनका आज यौम विसाल है, 22 जून थी और आज रमज़ानुल मुबारक यानी कि 16 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ थी, जब कुछ सिफाक लोगों ने उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया, जब वो एक टीवी चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए जा रहे थे और कई लाजवाल दुआया कलिमात पढ़ा और अपनी अलग पहचान बनाई। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इतनी दिलजमी से पढ़ा और उसे अम्र कर दिया। अमजद साबरी ने कवाली के शोबे में अपनी सलाहियतों का ऐसा लोहा मनवाया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अमजद फरीद साबरी साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, इस दुआ के साथ। और जो भी लोग आज के दिन इस दुनिया से गए उन सब की मगफिरत के लिए हमारी दुआ है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा से कुछ नई अपडेट्स के साथ, विद सम न्यू सेगमेंट्स एज वेल। टिल देन हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।